जब आप टीवी चैनलों पे आप जाते हैं, आपकी तो रेपुटेशन ये है कि आप बखिया उधेड़ देते हैं एंकर्स की, उनके साथ आप बाकायदा बड़े जुझारूपन से पेश आते हैं, लेकिन एंकर्स तो आजकल मुख्यमंत्रियों से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। नहीं, आजकल जो ज़्यादातर चैनल, मैं तो नहीं कहूँगा सब, ज़्यादातर चैनल्स के ज़्यादातर एंकर रेफरी की भूमिका में नहीं रहते, खिलाड़ी की भूमिका में होते हैं। वो एक टीम की तरफ से खेलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुल के प्रचार करते हैं, खुल के पक्ष लेते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई तथ्य रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पहले एंकर कूद जाते हैं बीच में और टोकाटाकी करते हैं। आप कोई भी टीवी डिबेट देखें जो आमतौर पर जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है या बीजेपी समर्थक चैनल कहा जाता है, उनमें से किसी भी चैनल की डिबेट शाम को देखें, और आपके दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पर ध्यान दें वो कि एंकर इस भूमिका में होते हैं कि जब तक बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो बिल्कुल शांत बैठ के सुनते हैं, उन्हें पूरी बात कहने का मौका देते हैं, समय भी ज़्यादा देते हैं। और विपक्ष का कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, टीएमसी के हों, किसी भी पार्टी के हों, जैसी विपक्ष का प्रवक्ता बोलना शुरू करेगा हर वाक्य पर टोका-टाकी। और बीजेपी के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो फिर उस पार्टी के खिलाफ तथ्य उठा के लाने लगेंगे, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। लेकिन ऑडियंस में जो लोग आपके सामने नजर आते हैं, कई आपके इस तरह के वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहां ऑडियंस इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि लगता है कि, हालांकि ये बात भी देखिए ईमानदारी से कबूल करना पड़ेगा कि 78% भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो इस वक्त भगवा ताकतों के कब्जे में है। तो ऐसे में अगर हम ये मान भी लें कि 78% जनता में से ही वो लोग निकल रहे हैं जो ऑडियंस में है, तो ये कोई एग्जैजरेशन तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, जो ऑडियंस जो आती है वो खुद तो चल के आती नहीं है। टीवी चैनल के ऑफिस में आम आदमी तो घुस नहीं सकता, बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है गेट पे, जिसके लिए अनुमति होगी केवल वही अंदर जा सकता है। वो गाड़ियों से आते हैं सब, तो उन्हें गाड़ी चैनल भेजता है, तो चैनल ऐसे ही तो कई मोहल्ले में चौराहे पे खड़ी गाड़ी कर नहीं देता है और वो घोषणा करता हो कि जिसे डिबेट में जाना हो वो बैठ जाए। वो किसी न किसी संपर्क करते हैं। और ये मेरी निजी जानकारी में है, जो कॉलेजों के स्टूडेंट भी बुलाए जाते हैं, उन कॉलेजों के मालिक भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनसे कहा जाता है कि हम स्टूडेंट भेजो। उनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आ जाते हैं जो बीजेपी के खिलाफ भी होते हैं, उनके खिलाफ सवाल पूछ लेते हैं, एक दो, और इजाजत दी जाती है उनको? ज्यादातर वो नहीं हो तो पूछ लेते हैं क्योंकि ऑन कैमरा, तो उनकी मजबूरी होती है। दूसरे गाड़ी भेजी जाती हैं किसी आरएसएस के पदाधिकारी के पास, किसी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के पास, किसी बीजेपी के पदाधिकारी के पास, और वो लोगों को लेकर आते हैं। फिर उन्हें इतने से भी काम नहीं चलता, फिर उन्हें सवाल लिख के दिए जाते हैं कागज पे कि ये याद कर लो, तुम्हें ये सवाल पूछना, याद करके कागज जेब में रख लो, कागज नहीं निकालना है, ये सवाल तुम्हें पूछना। तो इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट पहले से तय होती है। और तीसरा ये कि कहाँ ताली बजानी है, ये कैमरामैन पीछे एक कैमरामैन को संकेत होता है, वो बाकायदा हर बार ताली की शुरुआत वो करता है। ऑडियंस को नहीं ध्यान होता कि यहाँ ताली बजानी है, तो बीजेपी के प्रवक्ता के बोलने पे 2-3 बार ताली बजवा देंगे, वो विपक्ष पे नहीं बजवाएंगे। विपक्ष का प्रवक्ता बहुत अच्छी भी बात कहेगा, तो उससे माहौल ये बनता है कि जो टीवी देख रहे हैं लोग, उन्हें लगता है कि यार बीजेपी पक्ष में लोग ताली बजा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा लोग हैं। वो सब स्क्रिप्टेड होता है, सुनियोजित होता है, बाकायदा तय होता है पहले से ही। और कई बार तो ऐसा होता है क्योंकि सवाल तो लिख के दे दिए पहले ही, वो प्रसंग भी नहीं है, फिर भी सवाल पूछ लेता है उस, क्योंकि रट के आया हो तो वही सवाल पूछ लेता है। ये पूरा स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है जैसे आप ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जैसे प्रवक्ता सवाल ये पूछा जाता है और ये बहस भी होती है कि क्या जो विपक्ष के लोग हैं या जो अभी तक भी आज़ाद विश्लेषक हैं, उन्हें क्या इन चैनलों में जाकर इनको वैधता मिलनी चाहिए, देनी चाहिए, या इनका पूरा बॉयकॉट होना चाहिए? देखिए, हमने पीछे कई चैनलों का बॉयकॉट लंबे समय तक किया, कांग्रेस ने तो अभी भी कर रखा, कई चैनलों पर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जाते हैं, लेकिन वहां वो एक किसी बुद्धू आदमी को बुला लेते हैं, उसे कांग्रेस नेता करके बैठा देते हैं। आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं है या ये कांग्रेस ही नहीं है, उसे किसी को बैठा लेते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर हम जाना बंद कर देंगे तो हमारे नाम से फर्जी लोगों को बैठा लेंगे, और समर्थक कह के चला देंगे, समर्थक कह के। कम से कम हमें अधिकृत सूचना तो पार्टी की ओर से होती है, अधिकृत पक्ष तो हमें पता होता है कि इस विषय पे क्या बोलना है, तो इसलिए प्रवक्ता पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए 40 मिनट का शो है, 40 मिनट के शो में उन्होंने 38 मिनट खूब एजेंडा चलाया,
हमें जो 2 मिनट मिले हैं हम उनका सदुपयोग कर लेते हैं। वो 2 मिनट में हम बात कह देते हैं और वो बात, उसकी क्लिप वायरल हो जाती है, तो बहुत लोगों तक हमारा पक्ष पहुंच जाता है। और फिर इन क्लिप्स को क्या समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी या हम दूसरी पार्टियों का भी जिक्र करें, क्या आप करते हैं? उन क्लिप्स को छोटा करके अपने सर्कल्स में उसको सर्कुलेट करते हैं? नहीं, हमारी पार्टी थोड़ा आईटी सेक्टर में कमजोर है, मुझे ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। हमारा आईटी सेल नहीं है जिस तरह बीजेपी का है। बीजेपी ने तो बाकायदा पेड वर्कर बैठा रखे हैं। अब उसमें आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से भी हम कमजोर हैं। हम इतना स्टाफ नहीं बैठा सकते जितना उन्होंने बैठा रखा है। तो हमारी क्लिप पार्टी के लेवल से कम वायरल होती हैं, लेकिन ऑडियंस या जो श्रोता हैं और जो पार्टी समर्थक हैं वो ही बहुत वायरल कर देते हैं। लेकिन आपसे मेरे ख्याल से ज्यादा मजबूत तो आम आदमी पार्टी, जो आपसे भी छोटी पार्टी है, उसके अपने आईटी सेल है। काफी लोग, अगर एक ट्वीट अगर आप आम आदमी पार्टी मीडिया के मामले में हमसे मजबूत है। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जो मुझे हमेशा मतलब मुझे बार बार याद आती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहीं बोला, लिखा है उन्होंने, कि इस देश में सत्ताधारी होने के लिए, सत्ता खाली राजनीतिक सत्ता नहीं, मतलब ताकतवर होने के लिए इस देश में सत्ता, मतलब शासक होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक, जो ऊंची जाति में जन्म लिया हो, 2 अंग्रेजी जानता हो, और 3 धनवान हो। वाह। पैसा हो उसके पास। तो लोहिया जी कहते हैं कि इन 3 में से 2 अगर किसी के पास नहीं है, 2 से काम चल जाएगा, लेकिन 2 जिसके पास नहीं है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो केजरीवाल जी के साथ ये प्लस पॉइंट है, उनके साथ तीनों चीज है। सही बात आपने कही। अब हमारे पास ना तो पैसा है, ना हम अंग्रेजी जानते हैं, ना हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं। हम ओबीसी भी समाज से आते हैं। तो जो ओबीसी और एससी समाज से जो लोग आते हैं और माइनॉरिटी से जो आते हैं, इस देश में उन्हें मंच तक पहुंचने में ही इतना संघर्ष करना पड़ता है। उतने संघर्ष में वो लोग सरकार बना लेते हैं। और कहा जाता है कि तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो अंतर है, ये जो गैर बराबरी है, लंबे सामंती व्यवस्था के कारण जो ये बनी है, ये अभी भी बहुत कम हुई है। प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। 1950 में हमारा संविधान लागू कर दिया गया और संविधान में साफ साफ प्रावधान है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जन्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा, धर्म के आधार पर, और सबको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सारी बातें संविधान कहता है। और सरकारों ने थोड़े बहुत प्रयास भी किए हैं, किसी सरकार ने कम, किसी ने ज़्यादा। इसके बावजूद हम अभी 2 कदम ही आगे बढ़ पाए हैं। बिल्कुल। अब जो लोग ये कहते हैं टीवी चैनलों पर बैठ के या सभाओं में या मीटिंगों में कि नहीं अब देश में कहीं जातिवाद नहीं है, और अब तो मनुस्मृति को कोई जानता भी नहीं है, और अब देश में कोई ऊंच नीच नहीं है, वो बिल्कुल झूठे लोग हैं। उन्हें पता है अच्छी तरह। फिर यूजीसी नियमों पर क्यों निकल के आ गए सारे सवर्ण सड़कों पे? देखिए, यूजीसी की जो गाइडलाइन आई हैं, निश्चित तौर पर आपने पढ़ी होंगी, उसमें एक भी शब्द मुझे आपत्तिजनक नहीं लगा। मैंने पूरी गाइडलाइन पढ़ी, और वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अनेक घटनाएं हुई हैं, रोहित वेमुला जैसी और इस तरह की घटनाएं बहुत हुई यूनिवर्सिटी में, रोजाना अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, और उसमें केवल जाति का मैटर नहीं है। उसमें साफ लिखा है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिढ़ाते हैं, बच्चों को, दिल्ली में हमने बहुत, बहुत घटनाएं देखी हैं, हमने खुद देखी हैं, विदेशी कि उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें भारतीय नहीं मानते, और इधर कश्मीर के लोगों को चिढ़ाते हैं, उन्हें जो देख। तो और रंग के आधार पर जैसे केरला के लोगों को काला काला मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इसी को भारत मान लेते हैं, बाकी सब तो विदेशी हैं। तो उसमें सारे, और उसमें वो ये गाइडलाइन ये कहती हैं कि संस्थान एक समिति बना है जो पीड़ित छात्रों की बात सुने, बिल्कुल, और ये सुनिश्चित करे कि उनके साथ भेदभाव ना हो। तो इसमें आपको क्या आपत्ति? इसमें एक कॉलम ये माना गया था आपत्तिजनक कि उच्च जातियों को पहले से ही ये मान लिया गया है प्री कंसीव नोशन के तहत कि वो ही प्रताड़ित कर रहे हैं। तो शोषक गाइडलाइन में तो कहीं ऐसा संकेत नहीं है। जो गाइडलाइन है, जो मैटर है, उसमें कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं है कि इसको इस तरह से उसमें मुकदमा कायम करने के, जेल भेजने का कोई प्रावधान है। ये भी दुष्प्रचार किया गया इस विरोध में कि हमारे बच्चे जेल जाएंगे। बिल्कुल, उसमें जेल की कोई बात ही नहीं है। वो तो यूनिवर्सिटी की कमेटी को ही तय करना था। कमेटी भी किसकी होगी? कमेटी में उसका संस्थान का प्रमुख, उसका प्रमुख होगा कमेटी का। तो ज्यादातर प्रमुख तो उसी वर्ग से आते हैं।
और फिर उसके 2 प्रोफेसर होंगे, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, वो भी उसी ठीक है वर्ग से आ रहे नहीं, हैं। 2 नॉन टीचिंग स्टाफ से लोग होंगे, 1 स्टूडेंट होगा। एक प्रावधान उसमें जरूर कर दिया कि इसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि ओबीसी और एससी से भी कुछ मतलब उनका प्रतिनिधित्व हो, यानी कि कोई भी या तो नॉन टीचिंग स्टाफ, किसी चपरासी को रख दो या स्टूडेंट को, कोई 2 उसमें, एक ओबीसी का और एक एससी का रख दिया जाए, इतना प्रावधान जरूर है। बिल्कुल। मैं अभी एक हालिया जो विवाद हुआ है उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जिसमें आपको ये बताया गया कि भाई राजकुमार भाटी ब्राह्मण विरोधी हैं। उसमें आप कोई एक मिसाल दे रहे थे, उसमें आपने कोई बात की, एक भाषण का कुछ अंश काट लिया गया। मुझे हैरानी ये ज़्यादा हुई कि आप कैमरे पे आके आपने माफ़ी मांगी, क्यों माफ़ी मांगी आपने? नहीं देखिए, एक तो मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का, समुदाय का विरोधी नहीं हूँ। मूल सोच मेरी है, मैं समाजवादी हूँ और होना भी नहीं चाहिए किसी आदमी को। हम व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं, हम किन्हीं नियमों का विरोध कर सकते हैं कि ये नियम गलत है, लेकिन किसी समुदाय का विरोध करना, किसी जाति या धर्म का विरोध करना, वो मूर्खता है। मैं इसका घोर विरोधी हूँ। तो मैं कैसे भेदभाव कर सकता हूँ? ब्राह्मण समाज में 2 तरह के लोग हैं और इस प्रकरण ने मुझे खास तौर से समझाया। पहले से भी थोड़ा मुझे आभास था, लेकिन इस प्रकरण ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया। एक तो वो लोग हैं जो सच में बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं और चिंतक हैं, वो सारे मेरे समर्थन में उतर के आए इस प्रकरण में। बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े चेहरों ने, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे विनोद शर्मा जी, संजय शर्मा 4PM वाले, विनोद अग्निहोत्री अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं, अशोक कुमार पांडे जी, अपूर्व जोशी, बहुत लोगों ने मेरे समर्थन में लिखा और ये विश्लेषण किया कि नहीं, इसे गलत इशू बनाया जा रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भेदभाव को बना के रखना चाहते हैं, अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर मानते हैं, और अगर हम ये भी कहते हैं कि नहीं भाई सब बराबर हैं, इसमें भी वो अपना विरोध मानते हैं। हमारा ये कहना भी कि नहीं सब बराबर हैं, तो उन्हें लगता है हमारा विरोध कर रहा, हमें उच्च बताओ, बाकी को हमसे नीचे बताओ। तो एक तो ये, तो उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि मैं देखिए समता और समानता के बारे में मैं खुल के बोलता रहता हूँ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ मैं खुल के बोलता हूँ, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ। मनुस्मृति को मैं बहुत घटिया किताब मानता हूँ, उसके मैं विरोध में हूँ। रामचरितमानस में जो कुछ चौपाइयाँ जो स्त्रियों को और शूद्रों को अपमानित करती हैं, उनका मैंने विरोध किया है। तो इन बातों से ना तो मैं पीछे हट रहा हूँ, ना मैं इनका विरोध करना बंद करूंगा। इस वजह से वो लोग चिड़े हुए हैं। लेकिन आपसे गलती हुई, आपने माफ़ी क्यों मांगी? हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। उस पर ऐसा है कि जब मैंने वो कहावतें सुनाई दोनों, तो एक कहावत तो पहले मैंने गुजर हीर के बारे में सुनाई, दूसरी ब्राह्मण के बारे में सुनाई। तो उसमें से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के उन्होंने, वो 7 सेकंड में केवल वो दोहा आ रहा जो आपत्तिजनक है। मैंने सुनाते समय भी ये कहा था कि ये मुझे इतना खराब लगा कि मैंने जीवन में कभी बोला नहीं, और मैं माफ़ी के साथ इसे सुना रहा हूँ, क्योंकि कार्यक्रम उसी विषय पे था। तो मैंने ये कहा कि इस मेरे पूरे भाषण को ना सुनकर 12 मिनट के भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काट के लोगों को गुमराह किया जा रहा। लेकिन इस 7 सेकंड की क्लिप को सुनकर जिन लोगों के दिल को ठेस पहुंची है, जिन्हें अपमानित हुए हैं, जो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी इसके बावजूद भी मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे लेकिन भाटी जी, ब्राह्मणों से तो पूरा देश हमेशा से माफ़ी ही मांग रहा है। नहीं, मेरे दिमाग में ये रहता नहीं ईमानदारी से कि कौन ब्राह्मण, कौन दलित, कौन शूद्र, मैं सबको बराबर मानता हूँ। और मैं ये मैसेज देना ही नहीं चाहता था कि भाई मैं ब्राह्मण समाज का अपमान जानबूझ कर कर रहा हूँ। ब्राह्मणवाद के खिलाफ है लेकिन आप? ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है। देखिए, जो ब्राह्मण तर्कशीलता की बात कर रहे हैं, ऊंच नीच के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो ब्राह्मणवादी नहीं है। और मेरी जाति गुजर है, जो गुजर ऊंच नीच की बात कर रहा है, पाखंड की बात कर रहा है, वो ब्राह्मणवादी है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। ब्राह्मणवादी एक व्यवस्था है। और हम जब समाज विज्ञान पढ़ते हैं तो समाज विज्ञान में बाकायदा एक चैप्टर है ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था। और अभी हाल में तो उस चैप्टर को बना रखा है। सुनिए, आपको पता नहीं, जानकारी है नहीं है, अभी BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के सेमेस्टर एग्जाम में एक सवाल पूछा गया जिस पर विवाद हो रहा है इसी सप्ताह। अच्छा। सवाल था कि ब्राह्मणवादी पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था ने महिलाओं के आगे बढ़ने में क्या रुकावट पैदा की। ये सवाल पूछा गया है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पुरुष वर्चस्ववादी समाज ने महिलाओं की प्रगति में क्या बाधा उत्पन्न की है, ये सवाल
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया इतिहास के पेपर। तो ये क्या हर्ज है? ये तो ये तर्क भी है और ये फैक्ट लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या, अरे इतिहास यूनिवर्सिटी पूछ रही है। और जिसने सहा होगा उसको पता होगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या है। भाई आप पुरुष हैं, आपको क्या पता होगा कि महिलाओं को क्या कुछ सहना पड़ता है। एक कमरे में हम बैठे हों, आप ये सोचिए कि अगर 10 पुरुष हों, आप यकीन जानिए राजकुमार जी कि महिलाओं के अंदर वो सिक्स सेंस होता है कि वो सेक्सिज्म को सूंघ लेती हैं। ठीक उसी तरीके से मैं समझती हूँ जो तथाकथित निचली जातियों के लोग होते हैं वो सूंघ लेते हैं कि कहाँ जातिवाद है, या अल्पसंख्यक होता है वो सूंघ लेता है कि ये आदमी कम्युनल है। बैठे हैं, ये कहते ही पता चल जाता है। भाई साहब आपका नाम क्या है? क्या जी रणवीर? पूरा बताओ। पूरा नाम क्या है? आगे क्या लगाते हो? वो केवल ये तय करना चाहते हैं कि हमारे बराबर में बैठने लायक है या नहीं। और 90% लोगों के अंदर ये चीज है। मैं आपको अपने एक दोस्त का किस्सा सुनाना चाहती हूँ और बड़ा ज़बरदस्त एक किस्सा है। बॉम्बे में गई थी, वो कुछ फिल्मों में काम करना चाहती थी, लिखना चाहती थी। मैं उनकी इजाज़त नहीं है तो इसलिए उनका नाम यहाँ नहीं ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम फलां यादव है। तो उन्होंने कहा अच्छा यादव तो शायद दलितों में आते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मैं कुर्सी पर बैठी रहूँ या नीचे बैठ जाऊँ? उसके बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कई लोग उस वक्त वहाँ बैठे हुए थे और मैं उनका नाम ले सकती थी, मुझे इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा जब दलितों में आते हैं तो क्या अभी भी कुर्सी पे मैं बैठी रहूं या नीचे ज़मीन पे आ जाऊं? तो जातिवाद आप ये देखिए कि हमें लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री है तो वहाँ जातिवाद नहीं होगा। इस कड़ी में मैं छोटा सा आपसे बात कहूँगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि भविष्य क्या होने जा रहा है विपक्ष का इस राजनीति में हमारे आज के भारत में। कि आप कह रहे थे कि कुछ ब्राह्मणों ने आपका साथ दिया, लेकिन इसी को तो एक तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं, जहाँ सत्ता पक्ष में भी ब्राह्मण है, विपक्ष में भी ब्राह्मण है, जो जातिवादी लोग हैं वो भी ब्राह्मण हैं, जातिवाद का विरोध करने वाले भी ब्राह्मण हैं। आप हमारा इतिहास उठा के देखिए आज़ादी से पहले का, तो महिलाओं के लिए लड़ने वाले भी ब्राह्मण हैं, महिलाओं के खिलाफ वाले भी ब्राह्मण हैं। तो इसका मतलब पूरी लीडरशिप, पूरा नेतृत्व जो है इस देश में, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, हर तरह से ब्राह्मणों के हाथ में ही तो रहेगा। नहीं देखिए, एक तो मैं जो मेरा जो अनुभव है अपना अध्ययन के आधार पर, कि इस समाज में, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, इसमें अन्य लोगों के पास तो वाणी ही नहीं थी। ब्राह्मण के अलावा किसी के पास वाणी नहीं थी, उसे बोलने का अधिकार ही नहीं था। बोलने का अधिकार ही ब्राह्मण को था, पढ़ने का और बोलने का। तो लंबे समय तक तो कोई शूद्र समाज से आने वाला व्यक्ति, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, वो कहीं बोलने के लिए मंच ही नहीं था उसके पास। तो जो भी विरोध में बोला ब्राह्मणों ने बोला। लेकिन बाद में जैसे जैसे संवैधानिक व्यवस्थाएं हुई और जैसे जैसे अंग्रेजों के आने के बाद ही शिक्षा में शूद्रों की एंट्री होनी शुरू हो गई थी, और इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा आवाज़ उठी सामंती समाज की तरफ से, कि उन्होंने व्यवस्था दी थी कि एडमिशन सबको मिलेंगे, वरना उससे पहले ये था कि केवल ब्राह्मण ही पढ़े लिखेंगे। तो धीरे धीरे जब फिर हमारा संविधान लागू हुआ, ये सब चीज़ें, लोगों को बोलने का हक मिला, तो जो आप कह रही हो वो आधा सच तो सही है कि इधर भी ब्राह्मण इधर भी ब्राह्मण, लेकिन बाकी आधा सच ये है कि शूद्रों और महिलाओं के लिए सबसे सशक्त आवाज़ अगर भारत के इतिहास में किसी ने उठाई है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उठाई है, जो कि ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है नहीं जी। और उन्होंने तो एक जगह ये भी लिखा है कि ब्राह्मणों में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ और होने की संभावना भी नहीं है। क्यों? फ्रांस के वोल्टेयर का तो पता ही होगा आपको। पादरी के घर में पैदा हुआ, पादरी का शासन चलता था, सारी सत्ता चर्च से चलती थी, उसे सारी सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन जब वो पढ़ लिख के बड़ा हुआ उसे चर्च संभालना था, उसने चर्च ना संभाल के समाज में क्रांति के लिए निकल पड़ा और चर्च की व्यवस्था के खिलाफ लिखा। और आज जो दुनिया में लोकतंत्र है वो फ्रांस से ही शुरू हुआ, और उसमें वोल्टेयर के विचारों का आधे से ज्यादा योगदान है। तो वो कहते हैं कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों से बगावत करने वाले ब्राह्मण पैदा नहीं हुए जो इस व्यवस्था के खिलाफ, जैसे वोल्टेयर ने चर्च के खिलाफ बगावत की। और लोहिया जी ने भी एक जगह उल्लेख किया, उनका एक लेख है कि हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनारस में जाके काशी में 100 ब्राह्मणों के पैर धोए थे। आपको जानकारी है? नहीं। वो पता नहीं किस व्यवस्था के, कौन सा संस्कार था ये, आम संस्कार तो ये नहीं होते। वो गए और वहाँ से काशी से 100 ब्राह्मण इकट्ठे किए गए, उसमें कुछ बनारस यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे। तो जब वो लाइन में खड़े हुए तो एक स्टूडेंट ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि भारत के देश के राष्ट्रपति से पैर धुलवाना संविधान का अपमान है, मैं नहीं धुलवाऊंगा। तो डॉक्टर लोहिया ने इस पर एक लेख लिखा था कि कम से कम एक ब्राह्मण की आत्मा तो जगी, कम से कम एक के अंदर तो आत्मा दिखाई दी। बिल्कुल। और इसलिए जिस वाणी का आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास आवाज़ नहीं थी, तभी देखिए आपके कुछ ब्राह्मण चले गए
लेफ्ट विंग हो गए, कुछ राइट विंग हो गए, कुछ कम्युनिस्ट हो गए, कुछ समाजवादी हो गए। इसलिए सारा जाहिर है संविधान का इसमें एक रोल है। मैं आपको फ्रांस का आप जिक्र कर रहे हैं और फ्रांस से ही इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से आता है, जाहिर है, जो भारत में भी हमने इसको किया। मैं याद आया मुझे सभ्यता संस्कृति से कि अभी हमारे जो सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, वो नॉर्वे में डिफेंड करके आए हैं भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता को। तो इस 5000 पुरानी सभ्यता में जातिवाद भी है, इसमें महिला विरोध भी है। किस सभ्यता का वो जिक्र कर रहे हैं? जब मैं आपसे कहती हूँ कि 5000 साल पुरानी सभ्यता, इससे आपका क्या मतलब निकालते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से 5000 साल पहली सभ्यता तो उन्हें पता भी नहीं होगी मंत्री जी को कि क्या थी। वो तो जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां निकली हैं, वो तो जो द्रविड़ लोग थे, उसमें इस संस्कृति वाले लोग तो शामिल ही नहीं थे। आर्य कब आए हैं? 1500 ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व तक आर्य भारत में आए हैं। तो 2000 साल ये और 1500 लगा लो, 3500 साल पहले तक तो कोई आर्य या जिसे आज हिंदू संस्कृति कहा जाता है, इस संस्कृति के कोई यहाँ चिन्ह मिलते नहीं। उससे पहले तो द्रविड़ संस्कृति थी और उनके जो शिलालेख मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में, वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं, वो लिपि पढ़ी नहीं गई है उनकी। जिस दिन वो लिपि पढ़ ली जाएगी, शायद भारत के इतिहास में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और उसको भी हम देखेंगे, हमारी समझ कुछ बदलेगी उसके बाद। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव, उनकी जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें तो ना वर्ण व्यवस्था थी, ना जातिवाद था, ना कोई पाखंड नहीं था। वो प्रकृति पूजक थे और मिलजुल के रहते थे। तो उस संस्कृति की अगर बात कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। और अगर इस भेदभावपूर्ण संस्कृति की बात कर रहे हैं जिसकी नींव लगभग 3000 साल पहले पड़ी है, वो 5000 साल पुराने नहीं है। क्योंकि इस शब्द को हम बार बार सुना करते हैं और मन में सवाल आता है कि आखिर है क्या ये 5000 साल पुरानी सभ्यता, जिसका हम भी आज हम उसके वारिस हैं, जाहिर है, तो हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा। इतिहास किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, किसी व्यक्ति का हो, उसमें बहुत चीज़ें गर्व करने लायक होती हैं, लेकिन बहुत चीज़ें शर्म करने लायक भी होती हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं। तो हमें इतिहास में ये भी देखना चाहिए कि हमें महाभारत में जब द्रोणाचार्य ने उसका एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, तो उस पर हमें सबको शर्मिंदा होना चाहिए। बिल्कुल, उस पर गर्व करने की क्या बात है? कोई बात नहीं। और जो उसमें शंबुक की गर्दन काटी गई है रामायण में, उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए। वो अदम जी बहुत बड़े शायर हुए, अदम गौंडवी, उन्होंने लिखा है कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो बेचारे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। और लोक रंजन हो जहां शंबूक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। वाह वाह। जहां शंबूक की गर्दन कटने पर तालियां बजाई जाती हों, उसका क्या करें, उस पर क्या गर्व करें।